बेसिक कंसेप्ट इन रिगार्ड टू प्रोसेस कॉस्टिंग, और उससे पहले मैंने लिखा प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन, दोनों को परफेक्ट बनाता है करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। आइए आइए रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। My story in regard to process costing. In the last lecture, I have told you what I mean by process, what I mean by departments. I have given the example of Van Heusen. तो मैं आज वहीं से कहानी शुरू करूंगा और थोड़ा सा ये बताऊंगा कि आप जब भी आपका ऑब्जेक्टिव एक पर्टिकुलर प्रोसेस को की कॉस्ट को कैलकुलेट करना होता है कि भाई उस प्रोसेस में खर्चा कितना हुआ, उस प्रोसेस की एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, उस प्रोसेस में हाउ मच इज द मटेरियल, हाउ मच इज द डायरेक्ट लेबर, हाउ मच इज द डायरेक्ट एक्सपेंस एंड हाउ मच आर द ओवरहेड्स, हाउ मच इज द लॉस, वो देखेंगे। दैट इट मीन्स द पॉइंट इज इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस देन यू जनरली फॉलो अ मेथड नेम्ड एज प्रोसेस कॉस्टिंग। फर्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हैं, सभी लिख रहे हैं यार। मैं अगर आपकी जगह होता ना, ईमानदारी से बताता हूं, मुझे नहीं भी कहता ना, एक बार टीचर ने बोल दिया ना, तो बेटे मैं पागल हो जाता उस चीज के लिए। आइए हम सब दोबारा से एक बार लिखेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ तरीका, इट इज अ मेथड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन कैलकुलेट, वी कैन कंप्यूट, वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच सेगमेंट, ईच स्टेप, ईच स्टेज, each department और each process. So first point आप सभी लिखेंगे, process costing एक तरीका है, एक मेथड है with the help of which we can calculate or we can compute or we can ascertain the cost of each process. मैं आज आपको जो भी कुछ कराऊंगा कसम खा के बोलता हूँ, आई विल बी टेलिंग यू द रियल केस स्टडीज। मैंने लास्ट लेक्चर में वैन हुसैन की केस स्टडी ली थी, आज के लेक्चर में डोमिनोज पिज्जा की केस स्टडी लूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हाउ वी फॉलो अ प्रोसेस कॉस्ट, हाउ वी कैन डू यूज प्रोसेस कॉस्टिंग इन डोमिनोज पिज्जा। बेटे आप सब पिज्जा खाते रहते हैं और आप जब पिज्जा खाते हैं ना तो आपको पता ही नहीं कि उसको बनाने से पहले क्या क्या प्रोसेसेस लगते हैं। आप तो ऑर्डर कर देते हैं, पिज़्ज़ा भेज दो, ये भेज दो, वो भेज दो, ऐसा टॉपिंग, ये टॉपिंग, डबल चीज, दिस। बट द पॉइंट इज, अगर इफ यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ डोमिनोज पिज़्ज़ा, देन द पॉइंट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। आपको पता है जब पिज़्ज़ा ब्रेड होती है, सबसे पहले एक पिज़्ज़ा ब्रेड निकालते हैं, पिज़्ज़ा ब्रेड को ओवन में डालते हैं, उसको बेक करते हैं, उसमें घी लगाते हैं, उसमें बटर लगाते हैं। जब पिज़्ज़ा ब्रेड सिक जाती है, जब वो बेक हो जाती है, जब उसमें घी लग जाता है, तो वो पिज़्ज़ा ब्रेड दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। मान के चल रहे हैं कि तेरा 3 पर्सन, वन इज द पर्सन हु इज बेकिंग दैट ब्रेड, सेकेंड पर्सन इज हु इज डूइंग टॉपिंग, उसमें शिमला मिर्च, उसमें प्याज, उसमें पनीर, उसमें जो भी टॉपिंग्स लगानी है, जो आपने ऑर्डर किए, भाई ये लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, वो टॉपिंग्स लगाता रहता है। लेट इट बी सेकेंड पर्सन, लेट इट बी अ सेकेंड प्रोसेस। अब जैसे ही वो टॉपिंग लगा देता है तो वो उस पिज़्ज़ा ब्रेड को आगे ट्रांसफ़र कर देता है, वहाँ पे तीसरा व्यक्ति खड़ा, वो केचप लगाएगा, उसको पैक करेगा और उसको बॉक्स में लगा के आपको दे देगा। बेटा आजकल पॉलीथीन थैली तो देते ही नहीं वो। तो मैं आपके सामने एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट देयर बी 3 पर्सन स्टैंडिंग इन दिस डोमिनोज पिज़्ज़ा एंड दे आर प्रिपेयरिंग अ पिज़्ज़ा फॉर यू। सो स्टार्टिंग इज फ्रॉम दैट पिज़्ज़ा ब्रेड, बेकिंग, देन टॉपिंग, देन केचप। तो आज मैं आपको इन तीनों की कॉस्ट की बात बताऊंगा कि जब आपसे डोमिनोज पिज़्ज़ा वाले यहाँ पे कॉस्ट चार्ज करते हैं तो वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते होंगे कि बेकिंग की कॉस्ट कितनी आई, पिज़्ज़ा ब्रेड की कॉस्ट कितनी आई, फिर टॉपिंग कौन कौन सी लगवाई, आपने डबल चीज़ लगाई या नहीं लगाया, फिर उसके बाद कैचअप कितना है, बेक है या क्या। इट मीन्स यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। तो आप डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात आज लिख ले बेटे। मैंने आपके लिए बड़ा प्यारा सा एक चित्र बनाया, चित्र रूपा, चित्र के रूप जैसी दिखने वाली चित्र रूपा। बेटे आई हैव प्रिपेयर्ड अ फ्लो चार्ट फॉर यू, लेट इट बी लाइक दिस। बड़ी मेहनत की है यार, आप सोच भी नहीं सकते कितनी मेहनत की होगी। कैसे सोचता रहता हूँ कि कौन सा एग्जाम्पल देना है, क्या करना है, यूट्यूब से क्या दिखाना है, गाने कौन से दिखाने हैं। आज भी गाना दिखाऊंगा, बड़ा मोटिवेशनल गाना है। एक प्रेमा जयकुमार, एक लड़की है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी पास हो गई, फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला नंबर।
आज देखेंगे, बट आप पहले अभी देखिए डोमिनोज पिज़्ज़ा का। मैंने पहले क्या किया, ये आग निकाल रही है बेटे, आग निकल रही है, इसके ऊपर आपने पिज़्ज़ा ब्रेड लगाई, पिज़्ज़ा ब्रेड सिक रही है, उसमें बटर लगा रहे हैं, आपसे पूछा जाता है बटर या घी जो भी लगाते हैं। जैसे ये ब्रेड सिक जाती है तो ये दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है, और वो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, टॉपिंग लगाता है। बेटे ये टॉपिंग वाला पर्सन खड़ा है, इसमें शिमला मिर्च लगा रहा है, प्याज डाल रहा है, टमाटर डाल रहा है, मिर्ची डाल रहा है, पनीर डाल रहा है, जो भी कुछ आपने बोला टॉपिंग लगाता है। अच्छा, टॉपिंग जैसे ही पूरी हो जाती है उसके बाद ये केचप लगाता है तीसरा व्यक्ति, उसको पैक करता है और आपको देता है। Now the point is, as a management accountant of Domino's Pizza, the point is, I want to calculate the cost of each and every process. So in process number 1, firstly I have introduced the pizza bread. तो pizza bread अगर मैंने 10 इंट्रोड्यूस की तो 10 पिज़्ज़ास बनेंगे, 5 की तो 5 बनेंगे। तो सबसे पहले इनपुट इंट्रोड्यूस होगी बेटे पहले प्रोसेस में। फर्स्ट स्टेप इज आई विल इंट्रोड्यूस ब्रेड्स इन प्रोसेस। अच्छा, जब प्रोसेस 1 में जब आप उसमें लगाएंगे तो उसमें घी लग रहा है, घी लग रहा है ना, ब्रेड के ऊपर हम घी डाल रहे हैं, फिर सेक रहे हैं उसको पिज़्ज़ा ब्रेड को। इट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल इज बिंग यूज्ड। अच्छा, जो व्यक्ति वहाँ खड़ा है वो उसी ब्रेड को ऊपर नीचे कर रहा है, ऐसे आगे पीछे कर रहा है ताकि सिक जाए, दैट इज द डायरेक्ट लेबर। It means all the expense which is incurred in baking process, मैंने कहा let it be like this, इनपुट में मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स जो भी होंगे। अभी हम देखेंगे कि मटेरियल में क्या क्या खर्चा हो सकता है, लेबर में क्या क्या होता है, ओवरहेड्स में क्या होता है। बट द पॉइंट इज जो भी एक्सपेंस है उस प्रोसेस में उसको ऐड कर देंगे और इस ऐड का नाम होगा टोटल खर्चा ऑफ प्रोसेस नंबर 1। बेटे पूरे एक प्रोसेस का टोटल खर्चा, टोटल लागत, टोटल कीमत कितनी आई, ये आई। अच्छा, जैसे ही वो पिज़्ज़ा ब्रेड सेक ली होगी, बेक होगी, तो वो आगे ट्रांसफर कर देगा। इट मीन्स द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 विल बिकम इनपुट ऑफ प्रोसेस 2। मान के चलते हैं कि यहां पर $X की कॉस्ट आ गई, तो बेटे $X यहां पे लिख देंगे भाई, आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 विल बिकम इनपुट ऑफ प्रोसेस 2। अब सवाल आता है कि प्रोसेस 2 में जितनी ब्रेड्स आई हैं उसी में तो टॉपिंग लगेगी। अब आप 10 किलो टॉपिंग लगा दो तब भी नंबर ऑफ पिज़्ज़ास बढ़ने वाले नहीं है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोल गया मैं आपको। मैंने कहा जो भी ब्रेड्स पहले प्रोसेस में इंट्रोड्यूस हुई हैं उतनी ब्रेड्स ही प्रोसेस 2 में रहने वाली हैं, उतनी ब्रेड्स ही प्रोसेस 3 में रहने वाली हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स विल नॉट इंक्रीज, नंबर ऑफ वेट विल नॉट इंक्रीज, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पिज़्ज़ा ब्रेड। अगर 10 ब्रेड इंट्रोड्यूस हुई हैं तो प्रोसेस 2 में भले आप सब में टॉपिंग पूरी भर दो तब भी पिज़्ज़ा थोड़ी बढ़ जाएंगे। घी पूरा बेकिंग में लगा दो तब भी, मैं कह रहा हूँ 2 किलो घी लगा दिया आपने 10 ब्रेड में, तब भी नंबर ऑफ पिज़्ज़ा ब्रेड तो उतनी रहने वाले। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स आपने प्रोसेस 1 में इंट्रोड्यूस किए उनका वही वेट या कुछ कम, या नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो वही प्रोसेस 2 में रहेंगे, एंड दैट विल बी इन प्रोसेस 3 ऑल्सो। इट मीन्स इन प्रोसेस 2 टॉपिंग जब लगा रहे हैं तो शिमला मिर्च का कीमत कितनी है और पनीर की कीमत कितनी है, टमाटर कितना लगाया, ये कितना लगाया, वो कितना लगाया, लेबर कितनी है, ओवरहेड्स कितनी है। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस 2 टॉपिंग प्रोसेस की टोटलिंग कर देंगे और बेटे इसको कहेंगे टोटल एक्सपेंस अप टू प्रोसेस नंबर 2। प्रोसेस 2 में टोटल एक्सपेंस कितना आया, मतलब प्रोसेस 1 की जो कॉस्ट है वो प्लस मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंस प्लस ओवरहेड ऑफ प्रोसेस 2 वो भी ऐड कर दिया। अच्छा, अब प्रोसेस 3 में क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पर $X या X प्लस Y यहाँ पर कॉस्ट आ गई। अच्छा, जो तो X प्लस $Y की जो कॉस्ट है वो बेटे प्रोसेस नंबर 3 में चली जाएगी, दैट इज कैचअप प्रोसेस। अब कैचअप प्रोसेस में भी कुछ मटेरियल होगा, कुछ लेबर होगा, कुछ ओवरहेड्स होगा, उसको ऐड कर देंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर आ गया X प्लस Y प्लस Z। इट मीन्स द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 3 दैट इज द कैचअप प्रोसेस इज X प्लस Y प्लस Z। अब हम देख लेंगे कितने यूनिट्स बनाए, कितने बेकअप किए, कितने पिज़्ज़ा बने, तो नंबर ऑफ पिज़्ज़ा से डिवाइड कर देंगे एंड वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वन पिज़्ज़ा एंड देन वी अकॉर्डिंगली वी कैन ऐड द प्रॉफिट परसेंटेज और द मार्जिन परसेंटेज एंड वी कैन से दैट दिस इज अ सेलिंग प्राइस। बेटे एक रफ आइडिया तो मिल ही गया आपको, आपके माइंड को एक मोटा मोटी एक आइडिया मिल गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बट अब जो मैं कहने जा रहा हूँ
बड़ी प्यारी सी और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको समझ आएंगी, नहीं तो समझ ही नहीं आने वाली बेटे। और दोज आर वेरी प्रीशियस पॉइंट्स। मैंने आपको अभी अभी एक बात बोली कि एक होती है इनपुट और एक होता है मटेरियल। यहाँ पे भी बोला एक इनपुट और एक मटेरियल, यहाँ पे भी बोला एक इनपुट एक मटेरियल। बट द पॉइंट इज देयर इज अ डिफरेंस इन द इनपुट एंड द मटेरियल। बेटे जो वेट है, जो यूनिट्स है, वो इनपुट से रिलेट करता है। मटेरियल दूसरा, तो वैसे हम उसकी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। क्या मतलब है, मैंने पॉइंट नंबर 2 में लिखने की कोशिश की बेटे। मैंने कहा इनपुट एंड मटेरियल आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स इन प्रोसेस कॉस्टिंग। Input means that how many units, that is how much is the weight, how much is the quantity which we have introduced. और जो मटेरियल है वो तो बेटा लीपा पोती के लिए है, हमने उस यूनिट के ऊपर कुछ उसकी वैल्यू एडिशन के लिए बढ़ाया। उस मटेरियल से आपके यूनिट्स बढ़ने वाले नहीं है। मैंने कहा दो चीज़ें होती है प्रोसेस अकाउंट में जिसका आपने ध्यान रखना है। अब कई बार आपको कन्फ्यूजन होगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट को मैं M1 कहूँगा समझाने के लिए आने वाले लेक्चर्स में, और मटेरियल को मैं M2 बोलूँगा। एंड माई क्वांटिटी विल चेंज, विल वेरी, विल रिलेट विद M1 एंड नॉट विद M2। मेरी जो क्वांटिटी पिज़्ज़ास की रिलेट करेगी वो M1 से रिलेट करेगी, ना कि M2 से। बेटे आप ये बताओ, M1 यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पिज़्ज़ा ब्रेड्स। अब मैं जितना मर्जी टॉपिंग ऐड कर दूँ, घी ऐड कर दूँ, पिज़्ज़ास तो बढ़ने वाले नहीं है। It means M2 is something which is for material, which is for addition, value addition of that product, due to which my quantity will not increase, my number of units will not increase. It means input has a direct relationship with units and units will only related with input. ये बात कहनी है। अगर आप लिख लेंगे तो देख लीजिए, आप समझदार हैं, आप कुछ तो लेट के पढ़ रहे हैं, थप्पड़ मारूं खींच के, ऐसा मारूं कि मुंह लाल हो जाए। मैं खड़ा होके टाई पहन के पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं आपको। इनपुट एंड मटेरियल आर टू सेपरेट कंसेप्ट्स इन प्रोसेस कॉस्टिंग। इनपुट मटेरियल 1, लेट इट बी मटेरियल 1, एंड इन द एग्जांपल व्हिच आई हैव जस्ट गिवन यू, बेटे पिज्जा ब्रेड मैंने M1 बोला, और जो मैंने टॉपिंग लगाई M2, या घी लगाया M2, या केचप लगाया M2। अब आप किसी भी प्रोसेस में आराम से समझ सकते हैं, M2 की वजह से क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, इनपुट की वजह से क्वांटिटी बढ़ेगी। और जितनी क्वांटिटी आपने प्रोसेस 1 में डाली है वही क्वांटिटी, वही या उससे कम, या मतलब उसी को लेके हम आगे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने 100 kgs हमने प्रोसेस 1 में डाले और 150 kgs प्रोसेस 2 में हो गए और 300 kgs प्रोसेस 3 में हो गए, ऐसा नहीं होगा बेटे। 100 kgs शुरू हुए तो 100 ही प्रोसेस 2 में रहेंगे, 100 ही प्रोसेस 3 में रहेंगे, इफ़ आई अज्यूम की कोई लॉस नहीं है। ठीक है, चलिए जी, M1 कैन डिटरमाइन आउटपुट एंड M2 कैन नॉट डिटरमाइन आउटपुट। ये बात तो आप सबको समझ आ गई। बेटे एक बात मैंने आपको बतानी है कि अगर मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊं ना, तो आपको सबसे पहले अब क्या करना चाहिए कि हम सभी प्रोसेसेस का एक प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमने डेबिट साइड पे क्या किया था, सारे खर्चे उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है हमने डेबिट कर दिए थे, मतलब एक तरफ लिख दिए थे, और उससे जो आमदनी थी एक तरफ लिख दी थी। तो बिल्कुल ऐसे ही आई विल बी प्रिपेयरिंग अ सेपरेट प्रोसेस अकाउंट फॉर ईच प्रोसेस, फॉर ईच स्टेज, फॉर ईच डिपार्टमेंट। सो लेट इट बी प्रोसेस ए अकाउंट। मैं बना रहा हूँ जी प्रोसेस ए, मान लेते हैं पहला प्रोसेस है, लेट इट बी प्रोसेस 1 अकाउंट। तो आपने अपने पेज में, रजिस्टर के पेज में बिल्कुल साफ सुथरा पेज लेना है। और पहले ध्यान से देख लो लाइंस कैसे मैंने मारी है। बेटे लाइनें मारनी है। अच्छा, लड़की को लाइन नहीं मारनी, रजिस्टर में लाइन मारनी है। बेटे पहला कॉलम देखिए पर्टिकुलर्स का, ध्यान से देखिए, पहले कॉलम देख लीजिए। दूसरा कॉलम है यूनिट्स का, तीसरा कॉलम है रेट का, और लास्ट कॉलम है अमाउंट का। ऐसे ही नेक्स्ट साइड में टी फॉर्म है तो आधा इस तरफ हो गया, आधा इस तरफ हो गया, जैसे ये डंडी है। इधर आपने खर्चे लिख दिए, इधर आपने आमदनी लिख दी। आमदनी में भी यही करना है, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट, अमाउंट। देखिए जी, पहले तो आपने लाइनें मार देनी है भाई साहब, लिखना नहीं है, लिखना मेरे साथ साथ है। तो आप सबसे पहले इनपुट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट हाउ मेनी यूनिट्स आर टू बी इंट्रोड्यूस और हाउ मच इज द इनपुट।
इनपुट देख लेंगे भाई, हमने 100 केजीज अगर इंट्रोड्यूस किया है तो 100 केजीज या यूनिट्स हैं तो यूनिट्स। अच्छा, किस रेट से कच्चा सामान लिया, पिज्जा ब्रेड ली, वो रेट लिख देंगे एट द रेट। मान लेते हैं 10 रुपए के हिसाब से लिया तो बेटे 1000 आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट रुपीज आ जाएगा, डॉलर्स आ जाएगा या पाउंड्स आ जाएगा, कुछ भी, यूनिट्स तो किसी भी हो सकते हैं अमाउंट। बेटे हम क्या कर रहे हैं, उस प्रोसेस की लागत को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम उसकी लागत को डिवाइड कर देंगे, उसके हाउ मेनी यूनिट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, एंड देन वी कैन कैलकुलेट ऑन एन एवरेज हाउ मच इज द कॉस्ट। तो गेटिंग अ पॉइंट। तो मैंने प्रोसेस अकाउंट लिखा टू इनपुट, फर्स्ट पॉइंट लिखा टू इनपुट। आई थिंक इनपुट समझ आ रहा है आपको। इनपुट इज M1, ऐसा मान लीजिए, दिस इज M1 एंड दिस इज M2। मतलब M1 मेरे एग्जाम्पल में नंबर ऑफ पिज्जा ब्रेड्स, ठीक है जी। M2 मेरे एग्जाम्पल में घी से बेक किया मैंने, ठीक है जी। लेबर, अच्छा M2 में देखिए आप सीधा अमाउंट लिख रहा हूं मैं, इससे यूनिट्स तो बढ़ेंगे नहीं, तो आई विल नॉट राइट डाउन यूनिट्स। गेटिंग माय पॉइंट। अब आपको समझ आ रहा है कि ये जो लाल निशान मैंने डॉट के भी डाले हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि वहां पे यूनिट्स क्यों नहीं आ रहे और वहां यूनिट्स क्यों आ रहे हैं। बिकॉज M2 से यूनिट्स नहीं बढ़ते, M1 से यूनिट बढ़ते हैं, ठीक है जी। लेबर से यूनिट नहीं बढ़ते। आप ज्यादा लेबर लगा दोगे तो क्या यूनिट बढ़ जाएंगे, ज्यादा एक्सपेंसेस कर दोगे तो क्या यूनिट बढ़ जाएंगे, बेटे नहीं। तो देखिए, टू एक्सपेंसेस, टू लेबर, टू ओवरहेड्स। Another point is labor means labor for that process, that is direct labor. It means आपने कुछ वर्कर्स लगाए हैं जो खाली उसी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उसको हम डायरेक्ट लेबर बोलते हैं, वो आएगा यहाँ पे। बट अगर आपने एक ऐसा सुपरवाइजर लगाया है जो प्रोसेस 1 के वर्कर्स को भी देख रहा है, प्रोसेस 2 के वर्कर्स को भी देख रहा है, प्रोसेस 3 के वर्कर्स को भी देख रहा है, तो उसको हम कहेंगे ये सुपरवाइजर है, ये ओवरहेड्स में आएगा। मेरी बात सब समझ रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, समझ आ गया M1। फिर मैंने लिखा मटेरियल M2। फिर मैंने लिखा लेबर, लेबर मीन्स डायरेक्ट लेबर, ओनली दैट लेबर विच इज फॉर दैट प्रोसेस। फिर मैंने लिखा एक्सपेंसेस, मान लेते हैं कोई बेकिंग के लिए, उस बेक करने के लिए मैंने एक अलग से फर्नेस मंगाई, अलग से एक भट्ठी मंगवाई, या अलग से गैस मंगवाई, या अलग से ओवन मंगवाया। इट इज स्पेसिफिकली फॉर दैट प्रोसेस एंड आई एम पेइंग रेंट फॉर दैट, सो दैट इज अ एक्सपेंस एंड दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। So the point is, material is direct material, labor is direct labor, expense is direct expense. But if I have done any expenditure which is not direct, which is common, for process 1, process 2, process 3, इसको कहते हैं, that is named as overheads. I think we have already discussed in the last so many concepts, introductory concepts में मैंने बताया हुआ है। आप इस समय मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं, जो जो मैं डिस्कस कर रहा हूं पहले उसी को लिखेंगे भाई साहब, बाकी और कुछ नहीं लिखना। अभी हम इस प्रोसेस को पहले और कुछ समझेंगे फिर आएंगे इसमें। पहले बताओ डेबिट साइड यहां तक समझ आ गई। मैंने अभी नीचे अब नॉर्मल गेन नहीं बताया, अभी ये नहीं बताया, अभी बाद में बताऊंगा। आपने लिखना भी नहीं है, आपने लिखना भी नहीं है। आपने अभी तक क्या लिखना है, टू इनपुट लिखा, टू मटेरियल लिखा, M1 लिखा, टू M2 लिखा, टू लेबर लिखी, टू एक्सपेंस लिखा, टू ओवरहेड्स लिखा, बस। अभी इसको खाली रहने दीजिए, थोड़ा लटकते दीजिए, अभी मैं आपको और भी कुछ बताना चाहता हूँ। सो आई थिंक आई हैव डिस्कस अप टू दिस पॉइंट। नाउ द पॉइंट इज, मैं जो बताना चाहता हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने हल्दीराम भुजिया वाला का नाम सुना होगा। बेटे हमारी दिल्ली में बड़ा फेमस हलवाई है, ये मिठाई की दुकान है, बेटे मिठाइयाँ बनाता है। मान के चलते हैं गुलाब जामुन बना रहा है, रसगुल्ले बना रहा है। अच्छा, 100 kg ऑफ मटेरियल उसने डाला रसगुल्ले या गुलाब जामुन बनाने के लिए, तो क्या लगता है गुलाब जामुन जो बनाए या जो रसगुल्ले बनाए वो भी 100 किलो के ही होंगे, या कुछ कम होंगे, या कुछ ज़्यादा होंगे? मतलब आप जब 4 घंटे बैठते हो पढ़ने के लिए और 4 घंटे बाद उठते हो, तो क्या सच में 4 घंटे ही पढ़े, या 4 घंटे से कम की आउटपुट दी, या 4 घंटे से ज़्यादा की आउटपुट दी? आपका दिल है कि जानता है, अंदर की बात है। नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर आप 4 घंटे बैठे हो पढ़ने के लिए तो आपकी आउटपुट 4 घंटे की नहीं होती, कुछ कम होती है। उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। कई बार ध्यान आगे पीछे चला ही जाता है यार। कई बार आप जो सोचते हो आप 4 घंटे की आउटपुट नहीं देते, कई बार वॉशरूम जाना पड़ जाता है, कई बार पानी पीना पड़ जाता है, कई बार तभी तो हम कहते हैं कि आप अपनी हिप्स के नीचे फेविकॉल लगाकर बैठ जाओ।
इट मीन्स देयर इज एक्सपेक्टेड देयर विल बी सम लॉस। बिल्कुल ऐसे ही इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में सोप फैक्ट्री की बातें बताई थी, ऑयल रिफाइनरी की बातें बताई थी, वैन हुसैन की बातें बताई थी, आई डोमिनोज पिज्जा की बात बताई, हल्दीराम भुजिया वाले की बात बताई। क्या लगता है कि डोमिनोज पिज्जा वाले जितनी ब्रेड डालते होंगे बेक के लिए, क्या उतने ही उसके पिज्जाज बन जाते होंगे या कुछ कम बनते होंगे? बेटा ज्यादा तो बनने का मतलब ही नहीं है भाई। 100 ब्रेड डाली एक साथ, थोड़े कोई भूत आ गया, भूत नहीं आ गई 105 ब्रेड बन गई, नहीं। 100 या तो 100 बनेंगी या कुछ 100 से कम बनेंगी। इसका मतलब जब भी आप कोई भी काम करते हो इस दुनिया में, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यू नो देयर हैज टू बी अ लॉस यार। मैं अब लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूं, कई बार लेक्चर्स खराब हो जाते हैं, कई बार कैमरा खराब हो जाता है, कई बार ऑडियो खराब हो जाता है, नॉर्मल लॉस तो होगा। It means any loss which you are expecting that it will ought to happen. आप बताओ, कई बार मटेरियल ऐसा लेते हो उसमें पेट्रोल लगता है और पेट्रोल का ढक्कन खुला रह गया तो इवेपोरेट ही हो जाएगा। अच्छा, वैन हुसैन का एग्जांपल दिया, कई बार शर्ट जो क्लॉथ है वो श्रिंक ही हो जाएगा। अच्छा, गलत कट जाएगा। अच्छा, डोमिनोज की ब्रेड की कुछ वो ब्रेड ही खराब हो जाएगी। अच्छा, हल्दीराम भुजिया वाले ने जो बनाए रसगुल्ले, उसमें से उसको पता है कुछ खराब ही हो जाएंगे। इट मीन्स जो हमें पहले से ही पता है, ड्यू टू इनहेरिटेंस, ड्यू टू दैट लॉस विच इज अनअवॉइडेबल, दैट लॉस विच इज एक्सपेक्टेड, जो हमें पता है होगा, इनहेरिटेड है, अनअवॉइडेबल है, एस्टिमेटेड है, बेटे उस लॉस का नाम है नॉर्मल लॉस। तो मैं भूपेश आनंद अब आपको जिस जगह लेके जा रहा हूं ना बेटे, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मैंने लिखा, फ्रेंड्स क्वांटिटी यूनिट्स वेट विल ओनली इंक्रीज ड्यू टू M1, ये तो आपको पता ही है, ठीक है जी। मैं लेकिन अब सीधी बात करने जा रहा हूँ, लॉस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वो प्रोसेस अकाउंट अभी कंप्लीट करना है, वो लटका हुआ है। बेटे मैंने 100 kgs ऑफ मटेरियल डाला और मुझे पता है कि 5% का नुकसान हो जाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 किलो तो नहीं बनेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटे 5 किलो लॉस हो जाएगा। तो आप सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक छोटी सी बात है, आप पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बड़ा प्यारा बेटा समझ आएगा। आप लिखिए अभी, अच्छा प्रोसेस अकाउंट का पेज छोड़ दीजिए, उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिए प्रोसेस लॉस। लास्ट पॉइंट है बेटे आज के लेक्चर का, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रोसेस लॉस एंड gains. When certain amount of material introduced in the process, when certain amount of material introduced into the process are lost, are scrapped, are wasted due to evaporation, due to shrinkage, due to breakage, due to spoilage। देखिए ये सारे कारण जो हैं नेचुरल हैं, इनहेरिटेड हैं, अनअवॉइडेबल हैं, आपने एक्सपेक्ट किए हुए थे कि ऐसा ही होगा। प्यार तो होना ही था। जब एक लड़का और एक लड़की 2 महीने तक एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो एक साथ बैठते हैं, तो प्यार तो होना ही था यार, दिस इज एक्सपेक्टेड। सिमिलरली व्हेन वी आर डूइंग अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, देयर ऑट टू बी सम लॉस, एंड दैट लॉस विच इज अनकंट्रोलेबल, विच इज अनअवॉइडेबल, विच इज एक्सपेक्टेड, विच इज आई कैन नॉट कंट्रोल इट, आई कैन जस्ट एक्सपेक्ट इट। और मुझे पता कैसा चलेगा कि इतना, बेटे मैंने भूतकाल में पास्ट टेंस में बड़ी सारी बातें की होंगी, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया होगा कि इतने घंटे अगर कोई बच्चा बैठता है तो आउटपुट इतने घंटे की आती है। आपको भी एक्सपीरियंस हो गया होगा। तो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, हल्दीराम भुजिया वाला गुलाब जामुन बना रहा है, एक बच्चा कहता है कौन से, काले या भूरे, बेटे जो मर्जी सोच लो आप, बट आउटपुट कुछ कम होती है, उस कम आउटपुट का कारण है लॉस हो गया। अच्छा, लॉस 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो स्वाभाविक है जो होगा ही, और एक ऐसा लॉस है जो एबनॉर्मल है, जो आपकी गलती की वजह से हुआ। जैसे आपने कहा 4 घंटे बैठ के पढ़ूंगा आज, आप 3.5 घंटे पढ़े, आधा घंटा वॉशरूम गए, पानी पिया, उठे, बैठे, जो भी किया होना ही था, बट आपने क्या किया,
1 घंटा व्हाट्सएप की चैटिंग में, फेसबुक में चैटिंग में, इंस्टाग्राम में लगा दिया। आप चाहते तो ये टाइम रोक सकते थे। यू कुड हैव सेव्ड दिस टाइम, दिस लॉस इज अवॉइडेबल, यू कुड हैव सेव्ड इट, बट आपने उसको अपनी इनएफिशिएंसी की वजह से, अपने मन को कंट्रोल ना करने की वजह से वो 1 घंटा और एडिशन वेस्ट कर दिया। तो आपकी आउटपुट 2.5 घंटे की आई, 4 घंटे सोचा था, आधा घंटा तो होना ही था, आपने 2.5 घंटे पढ़े। तो 1 घंटा जो आपने अनअवॉइडेबल, जो अवॉइडेबल रीजन थी, इट इज ड्यू टू योर इनएफिशिएंसी, दैट लॉस इज नेम्ड एज एबनॉर्मल लॉस। बेटे मैं कह तो रहा हूं, मेरा ये पीएचडी वाला सब्जेक्ट है यार, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, तो मैं पीएचडी कर दूं। और आपने अभी तक मेरे लेक्चर्स में देखा होगा मैंने पीएचडी कर दी। बेटे आप सभी एक पॉइंट और लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे। मैंने कहा लॉस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, वन इज नॉर्मल लॉस एंड सेकंड इज एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मींस लॉस एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस। जब आप छोले भटूरे बना रहे हो तो कुछ भटूरे खराब हो जाते हैं, गिर जाते हैं कढ़ाई से, हमें पता है। So the loss which is due to normal operations, the loss which is due to normal course of operations, that loss which is unavoidable, that loss which is inherent, that is named as normal loss. And the loss which is not due to inherent conditions, the loss which is due to your carelessness, the loss which is due to your inefficiency, जो आप चाहते तो रोक सकते थे, उसको बोलते हैं abnormal loss। लिखिए, when actual loss exceeds the normal loss, जब actual loss बढ़ जाता है normal loss से तो उसको बोलते हैं abnormal loss। It is due to inefficiency, it is avoidable। बेटे आप चाहते तो झंडे गाड़ सकते थे, आपको मालूम है, बट आप अपने आप को ही बहाने दे रहे थे, अपने आप को रीजंस दे रहे थे। इट मींस आप अवॉइड कर रहे थे, इट इज अनअवॉइडेबल। आइए जी, ये चार्ट कंप्लीट नहीं हुआ बेटे। अब एग्जांपल सुनना ध्यान से। मैंने 100 किलो का मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गुलाब जामुन बनाने के लिए। मैं हल्दीराम भुजिया वाला का, आई एम द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ हल्दीराम भुजिया वाला। आई हैव इंट्रोड्यूस 100 kgs ऑफ मटेरियल एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट 5% विल बी द लॉस। इट मीन्स आई एम एक्सपेक्टिंग दैट माई आउटपुट विल बी 95 kgs। It means that 5 kg is the normal loss which has to be there, which will be there. I cannot control it, I cannot avoid it, it will be there। बेटे कुछ तो उसी जैसे बना रहे कढ़ाई में लग गया कुछ मटेरियल, या कुछ मशीन में गया तो मशीन में चिपक गया। अब क्या चिपका हुआ मटेरियल निकालोगे आप? चिपक जाता है, आपको पता है, हो जाता है, नुकसान होगा जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अब जो नुकसान होगा और जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसका जुर्माना कौन भुगतेगा? मतलब भाई मैंने 100 किलो का खरीदा था, मान लेते हैं 10,000 का खरीदा, निकले 95 किलो, कॉस्ट तो 10,000 ही है। तो मैं ये जो 5 यूनिट का नॉर्मल लॉस होगा, जो होना ही था, जो मेरी जितनी मर्जी सावधानी कर लूँ तब भी होगा, बेटे वो लॉस का जो भार है मैं उसी 10,000 मैं उन्हीं गुड यूनिट्स में डालूंगा। इट मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। भाई 100 kg I have introduced and 95 kgs has been produced as output. So I will say 95 kg is my good units. 100 kg is my input and 95 kg is my good units. So this loss, the normal loss, अभी मैं बताऊंगा जब क्वेश्चंस करूंगा, इसका जुर्माना, इसका खर्चा पानी कौन भुगतेगा? गुड यूनिट्स। क्यों भुगतेंगे देखेंगे। अभी आप पहले लिख लो, नोट 1 लिखो जी, नॉर्मल लॉस शुड बी बोर्न बाय गुड यूनिट्स because it is unavoidable, it is not due to my inefficiency, it is not due to my mistake, it has to be there when I am doing this, तो होगा ही, इसलिए हम उसका भार गुड यूनिट्स में डाल देते हैं। देखेंगे फिर प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा कि वो मटेरियल कुछ खराब हो जाएगा, है ना, कुछ गुलाब जामुन टूट गए। अब आप साबुत गुलाब जामुन देते हो, गुलाब जामुन बनाते बनाते कुछ टूट जाते हैं।
अच्छा कई बार क्या होता है, जैसे आप अंगूर खरीदते हो तो अंगूर तो गुच्छों में खरीदा जाता है। अच्छा कुछ ना अंगूर के दाने गिर जाते हैं। अच्छा क्या होता है, वो फ्रूट वेंडर ही इज ऑल्सो सेलिंग दैट ग्रेप्स दैट वो जो अंगूर हैं जो टूट गए हैं उनको अलग से बेच देता है। अच्छा उसको अलग से बेचता है तो उसका रेट कुछ कम लेता है। भाई जो गुच्छा है अंगूरों का उसका रेट अलग होगा, मान लेते हैं 100 रुपीज़ केजी है, और जो अंगूर के दाने हैं उसको 20 रुपये केजी में बेच रहा है क्योंकि वो टूट गए उससे। अच्छा टूट जाते हैं, नॉर्मल लॉस हो ही जाता है जब भी आप अंगूर बेचते हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं। लीची बेचते हैं तो हो जाती है यार। सो द पॉइंट इज, अगर आपको कोई स्क्रैप मिल रहा है तो उसको आप क्रेडिट कर देंगे उतने से। अभी देखेंगे हम क्रेडिट का मतलब क्या, पहले नोट नंबर 2 लिख लीजिए। इफ एनी स्क्रैप कैन बी रिकवर्ड देन इट वुड बी क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। अभी मैं प्रोसेस अकाउंट में आऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि क्रेडिटेड का मतलब क्या, मतलब वो इनकम है, हमारी आमदनी है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है सर, मैं आ गया जी। अच्छा ये पूरा लिख लीजिए, पहले बताओ नॉर्मल लॉस का ये पूरा एरो लिख लिया बेटे, एरो बनाओ जैसे मैंने बनाया। $100 किलो डाला, 5% सोचा था, 95 हो गया। नॉर्मल लॉस शुड बी borne by गुड यूनिट्स। इफ एनी स्क्रैप कैन बी रिकवर्ड देन दिस वुड बी क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। अच्छा जब हम क्रेडिट करेंगे तो उससे क्या होगी, कॉस्ट कुछ कम हो जाएगी। अभी मैं करके दिखाऊंगा प्रोसेस अकाउंट जब बनाऊंगा। आप देखिए मैंने वैसे प्रोसेस अकाउंट यहाँ प्रिपेयर किया है, अगर आप ध्यान से रिलेट करना चाहें तो आप अभी प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने लिखा ना नॉर्मल लॉस। आई थिंक अब तो आपको समझ आ रहा है कि 5 यूनिट्स मेरे लॉस हो गए, यूनिट्स में लिख दिया। अच्छा अगर कुछ बिक रहा है, मान लेते हैं 2 रुपए का मिल रहा है, 2 रुपए पर यूनिट मिल रहा है, तो 10 रुपए का यहाँ पे अमाउंट आ गया। अब ये खर्चा है, ये टोटल मेरा खर्चा है, ये मेरा खर्चा है, दिस इज माई कॉस्ट। अगर मैं कॉस्ट में से कुछ कम कर दूं तो बताओ ये कॉस्ट कुछ कम हो जाएगी ना। तो मैं यही बात कह रहा हूं दैट इफ देयर इज अ नॉर्मल लॉस then that will be borne by good units। ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे को कुछ मिलता, अगर यहाँ नहीं मिलता तो 5 यूनिट्स मेरे लॉस हो जाते, कॉस्ट तो उतनी रहती। बट अगर मुझे कबाड़ी वाले से या वो स्क्रैप बेचने से मुझे कुछ पैसे मिल गए तो मैं उसको अपनी लागत को कम कर दूंगा। अच्छा कम कैसे करूंगा, या तो इस लागत को यहाँ से लेस कर दूं और आई क्रेडिट इट, तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरी तरफ लिख दूंगा दैट इज माई आमदनी। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब मैं आ रहा हूं कि अगर आपका लॉस आपने जो सोचा था उससे ज्यादा हो गया, आपने 100 kgs का मटेरियल इंट्रोड्यूस किया और आपको ऐसा लगता था कि 5% विल बी एक्सपेक्टेड लॉस, बट आप हैरान हो गए। आपने सोचा था 95 kg के गुलाब जामुन बाहर आ जाएंगे, बट द पॉइंट इज एक्चुअल आउटपुट इज नॉट 95 kgs, एक्चुअल आउटपुट इज 92 kgs। इसका मतलब थोड़ा सा उस गुलाब जामुन बनाने वाले ने ध्यान नहीं दिया। अगर वो थोड़ा और आराम से करता तो वो 3 किलो के गुलाब जामुन भी बच जाते। 5 किलो का नुकसान तो होगा बट वो 3 किलो के गुलाब जामुन बच जाते, वो उसके बनाने वाले की गलती की वजह से। We have incurred a loss, excess than the expected loss. And when my actual loss is more than expected, the difference is named as abnormal loss. So that is the point. Now it is due to your inefficiency. Again, good units will not bear this loss. Good units इस abnormal loss का जुर्माना नहीं भुगतेंगे। अभी देखते हैं कैसे नहीं भुगतेंगे, आइए देखें। लेट्स हैव अ जर्नी। We have introduced 100, expected loss is 5, expected production is 95, actual production is 92. It means my abnormal loss is 3. कि abnormal loss का मतलब क्या है, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। When I say abnormal loss, it means मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसी एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। 100 kgs ऑफ रॉ मटेरियल वॉज देयर। मान लेते हैं कि आपने 100 किलो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया और आपको लग रहा है कि 5% का लॉस हो जाएगा। इट मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशन है दैट 95 विल बी प्रोड्यूस्ड,
बट बेटे एक्चुअल प्रोडक्शन 92 kg है। इसका मतलब जो एक्सेस 3 किलो है बेटे वो आपकी गलती की वजह से हुआ। मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है, दैट अब नॉर्मल लॉस में और नॉर्मल लॉस में डिफरेंस है। नॉर्मल लॉस इज ड्यू टू, इट इज अनअवॉइडेबल, it is not due to your inefficiency, but abnormal loss is due to your inefficiency। ये आपकी गलती की वजह से हुआ, इसलिए जो आपकी गलती है वो गुड यूनिट्स में नहीं चार्ज होनी चाहिए। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस की वजह से जितना भी नुकसान हुआ मैं उसको कॉस्ट में से कम कर दूंगा। अच्छा, जब मैं कहता हूं कम कर दूंगा तो कॉस्ट इस तरफ है, तो कम कैसे करूंगा? जब तक मैं उसको इस तरफ इस लॉस को यहां पर नहीं लिखूंगा तो बेटा ये कमी नहीं होगी। तो मैंने अभी आपके सामने जो प्रोसेस अकाउंट आपने अभी लटकाया हुआ खड़ा किया हुआ है, आप देखिए, वी हैव डिस्कस अप टू नॉर्मल लॉस, ये आ गया जी एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि खर्चे यहां पर हैं। अब उन खर्चों को कम करना है, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है ये आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से हुआ है, आपकी गलती की वजह से हुआ है, आपने नुकसान किया है, इसलिए इन खर्चों को कम कर देंगे। तो खर्चे कम करने के लिए मैं इस तरफ लिखूंगा, और आई कैन से आई विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड दैट हाउ मेनी यूनिट्स आर बीइंग देयर। फॉर एग्जांपल इन माय एग्जांपल 30 यूनिट्स आर एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी है और टोटल कितनी कॉस्ट आती है? बेटे इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। लॉस कैन बी नॉर्मल एज वेल एज एबनॉर्मल। नॉर्मल का ट्रीटमेंट अलग है, उसकी कॉस्ट को हम गुड यूनिट्स में डालेंगे, स्क्रैप हो तब भी नहीं हो तब भी। बट एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कभी भी गुड यूनिट्स में एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि खर्चा ऑलरेडी ज्यादा है। खर्चे सारे यहां लिखे हैं, या तो खर्चों को कम कर दो, or you can write down abnormal loss in the next side, in the credit side, and this abnormal loss will be written off to profit and loss account। तो चलिए बेटे प्रोसेस अकाउंट भी साथ साथ कंप्लीट करते जाते हैं। आपने डेबिट साइड कंप्लीट कर दी, एबनॉर्मल गेन रह गया, आपने नॉर्मल लॉस कर दिया। एबनॉर्मल लॉस लिख दीजिए बाय एबनॉर्मल लॉस। बेटे एक एक लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि प्रोसेस अकाउंट में अगर हम ये एंट्री पास कर रहे हैं तो व्हाई, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। सो बाय एबनॉर्मल लॉस 30 यूनिट्स, वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर दिस प्रोसेस एंड देन वी विल फाइंड आउट द अमाउंट। आई थिंक यहां तक बात सबको समझ आ रही है। बेटे ये सेल्स लिखा है मैंने, अभी देख लेंगे। आइए थोड़ा सा पहले एबनॉर्मल लॉस को भी लिखते हैं। अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया बेटे, प्रोसेस अकाउंट को कंप्लीट नहीं किया, अभी करेंगे बेटे, अभी करूंगा। आप नोट 1 लिखें। बेटे प्रोसेस अकाउंट तो एक सेपरेट पेज में है ना, अभी आपके एबनॉर्मल लॉस की नोटिंग एक रहेगी है ना बेटे। नोट नंबर 3, एबनॉर्मल लॉस आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस कॉस्ट, ठीक है, एंड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोसेस अकाउंट, और उसको हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए या तो मैं उसकी ऑपोजिट साइड में लिख दूं तभी वो खर्चा कम होगा। तो मैंने लिखा इट इज टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली एज एन अबनॉर्मल लॉस एंड टू बी रिटर्न ऑफ थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं यार। नोट नंबर 3, एक को बच्चे को नींद आ रही है, कहता नोट नंबर 3 है या 1 है या 2 है। बेटे 1 और 2 तो नॉर्मल लॉस में लिख दिया था, अब नोट नंबर 3 लिख रहे हैं। एबनॉर्मल लॉस आर टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस कॉस्ट एंड टू बी रिमूव फ्रॉम प्रोसेस अकाउंट एंड टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली एज एबनॉर्मल लॉस एंड टू बी रिटन ऑफ थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। बेटे लास्ट है बेटे, एबनॉर्मल गेन की कहानी सुन लो। मैंने सोचा था कि 5% नुकसान होगा। वो एग्जांपल ले रहा हूँ बेटे, हल्दीराम भुजिया वाला हलवाई 100 किलो डाला रॉ मटेरियल, गुलाब जामुन 100 किलो के नहीं बनने थे, मुझे पता था 95 बनेंगे, लेकिन मेरी हैरानगी हुई बेटे, मैं सरप्राइज रह गया, 95 नहीं बने, 97 या 98 केजीज की प्रोडक्शन हुई। एबनॉर्मल गेन का मतलब ये नहीं है कि 100 किलो से ज्यादा बन गए। बेटे जो मैंने लॉस सोचा था वो लॉस उतना नहीं हुआ, उससे कुछ कम लॉस हुआ। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मैं आपके सामने एक बात बड़ी प्यारी सी कहने जा रहा हूं। अगर आप ये सब चीजें बना रहे हैं ना मेरे साथ,
तो बेटे आज के 2 महीने के बाद भी जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा कि भूपेश आनंद ने क्या बोला था। मैंने कहा था 100 किलो का मटेरियल डालेंगे, 5% का एक्सपेक्टेड लॉस होगा, बनना चाहिए 95, बना कितना 97। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा यार, मैं तो डांस करने लग गया। मैं हनुमान मंदिर गया, प्रसाद चढ़ा कर आया कि मुझे 2 किलो ज्यादा हो गए, 2 किलो ज्यादा हो गए, 2 किलो ज्यादा प्रोडक्शन हो गई। दैट 2 यूनिट्स। पता है क्यों हुए वो? क्योंकि आपने अच्छा काम किया। आप जब गुलाब जामुन को तल रहे थे तो ध्यान से आपने किया तो टूटे कम। जनरली 5 टूट जाते हैं, 5 किलो का लॉस हो जाता है, बट आपने अच्छा काम किया। तो बेटे आपने जब अच्छा काम किया तो आप ही को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, आप ही को इसकी शाबाशी मिलनी चाहिए। इट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू प्रोसेस गुड यूनिट्स। कहने का मतलब है एबनॉर्मल लॉस हुआ तब भी गुड यूनिट्स में इसकी कॉस्ट का जुर्माना नहीं जाना चाहिए। एबनॉर्मल गेन हुआ तब भी इसका बेनिफिट शुड नॉट बी गिवन टू गुड यूनिट्स। इट रादर इट विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता है अगर दोनों हो गए, दिल करता थप्पड़ मार के मुंह लाल कर दूं, दोनों कैसे हो सकते हैं? या तो पास हो गए या फेल हो गए। मतलब या तो एबनॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल गेन होगा, दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते भाई। यूनिट्स या तो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे या कम होंगे या उतने ही होंगे 95, दोनों हो गए। थप्पड़ मारूं, लिखो इफ लॉस इज लेस देन नॉर्मल एक्सपेक्टेड लॉस द डिफरेंस इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल गेन। लिखेंगे इफ loss is less than normal expected loss. If loss is less than normal expected loss, then difference is considered as abnormal gain and it will be, because अब हमें क्या करना है, कॉस्ट, क्योंकि बिकॉज दिस विल रिड्यूस माई गुड यूनिट कॉस्ट। तो मैं क्या करूंगा, खर्चा बढ़ा दूंगा, मैं डेबिट साइड खर्चे की तरफ लिखूंगा, एबनॉर्मल गेन को यहां पे मेंशन करूंगा। तो मैंने लिखा इट विल बी क्रेडिटेड टू एबनॉर्मल गेन एंड इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखना है बेटे। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स ना मैं आपके ये क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रोसेस अकाउंट बना के दिखाऊंगा, नॉर्मल लॉस बना के दिखाऊंगा, कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अभी लिख लें और अब आइए प्रोसेस अकाउंट में। लो जी, लो, ये अब आपको समझ आ गया एबनॉर्मल गेन यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस लिखा, यहाँ पर एबनॉर्मल गेन लिखा। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। ये दोनों रेड डाले ना, एक होगा रेड, या तो लॉस होगा या गेन होगा, या पास हो गए या फेल हो गए। कंपार्टमेंट नहीं आती आजकल बेटे। अच्छा, इसके बाद मैं ये कहता हूं कि अगर आपके यूनिट्स जितने बच गए आपने कहाँ ट्रांसफर कर देने बेटे, नेक्स्ट सक्सीडिंग प्रोसेस में। मैंने अज्यूम किया लेट इट बी प्रोसेस ए, मैंने कहा लेट इट बी दिस प्रोसेस ए, इट मीन्स आई विल ट्रांसफर द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए विल बिकम इनपुट ऑफ प्रोसेस बी। तो बेटे बी का इनपुट बन जाएगा, ये एक तरह की सेल्स मान के चलो बेटे। प्रोसेस ए के लिए ये सेल्स एक्टिविटी है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बताया था वर्क इन प्रोग्रेस इज जस्ट लाइक अ सेल्स एक्टिविटी। सिमिलरली इन केस ऑफ प्रोसेस अकाउंट, whenever a process account is transferring the goods to another process, it is treated as a sales activity and hence by sales or by units transferred to process number B। बेटे उसकी कॉस्ट निकालेंगे। अब लास्ट में देखिए, यहाँ पे जितने यूनिट्स हैं, यहाँ पे यूनिट्स का कॉलम टैली करना चाहिए और यहाँ पर जितने भी कॉस्ट है यहाँ पे भी टैली करना चाहिए। अगर टैली कर रहा है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। मैं आने वाले 2 लेक्चर्स में जब कराऊंगा तो आपको बताऊंगा, देखिए आपके सामने मैं टैली करा रहा हूं एंड हेंस माय आंसर विल बी करेक्ट इन दैट केस। तो बेटे बड़ा ही प्यार से मैंने आपको आज प्रोसेस अकाउंट की कुछ गहराइयां बताई हैं, स्विमिंग सिखाई है थोड़ी सी, अभी किताब से सिखाई है। बेटे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कहूंगा स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के आओ और आपको धक्का मारूंगा पानी में, आपको बेटा तैरना, बेटा खड़ा रहूंगा, आप टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्लास में हम पानी में जाएंगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम के साथ, जैसे जाती है आलिया, और फिर वहां पर सीखेंगे कि कैसे ब्रीदिंग करनी है, कैसे लेग्स को करना है, कैसे हैंड्स मूवमेंट होनी चाहिए। तो बेटे आप सभी अच्छी तरह से लिख लें प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए में मैं फिर रिपीट करता हूं, हमने खर्चे एक तरफ लिखे, आमदनी एक तरफ लिखी, लॉसेस
का मतलब मैंने बताया, दो तरह के लॉस होते हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, फिर एबनॉर्मल गेन की बातें बताई। और बेटे आपको प्रैक्टिकली सब कुछ लॉजिकली बताने की कोशिश की। ऐसा हो सकता है कि शायद एक आध बात मैंने छोड़ दी हो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स तो मैंने केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए किए हैं बेटे, तो उसमें कवर हो जाएगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको जो मैं कह रहा हूं बस आप मेरे साथ साथ करते जाएं। मुझे खून दे दो, मैं आज़ादी दे दूंगा बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चियर।